Hello dear students, this is going to be a backup class for you. Many of you have joined late, so I'm going to take up some basic accounting concepts in this class. Let us start. The most basic accounting concept that you need to know about is the dual aspect concept. Now what does the dual aspect concept tell you? Dual aspect concept कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो हमेशा उसके दो इफेक्ट्स होंगे. ऑलराइट, क्या कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा इट विल ऑलवेज हैव टू इफेक्ट्स. पढ़ते हैं. एज पर दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग एज हैविंग अ डबल इफेक्ट, डुअल एस्पेक्ट. और मैं हर बार, मेरी आदत है, मैं ये लिखवाता हूं कि डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या है, दो पहलू. So every transaction is recorded in accounting as having दो पहलू. उसके हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने फर्नीचर खरीदा है 5,000 रुपए का. तो फर्नीचर 5,000 रुपए का जब आपने कैश देके खरीदा तो इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे भाई? इफेक्ट नंबर ये है कि आपका जो फर्नीचर है वो इंक्रीज हो जाएगा. फर्नीचर इंक्रीजेस बाय ₹5,000. 5,000 रुपए का फर्नीचर बढ़ जाएगा. और इफेक्ट नंबर 2 क्या है, तुम लोग खुद सोचो. कैश कम होगा या नहीं होगा? यस. तो इफेक्ट नंबर 2 क्या होगा? कैश विल डिक्रीज. कैश डिक्रीजेस बाय ₹5,000. इसी प्रकार बेटा, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे यही मान के करते हैं कि उसके दो इफेक्ट्स होंगे. जैसे कि तुमने देखा, फर्नीचर खरीदने पर फर्नीचर बढ़ गया, कैश कम हो गया, दो इफेक्ट हो गए. चलो आगे बढ़ते हैं. इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो सिस्टम निकल के आता है बाहर, उसे हम कहते हैं बेटा डबल एंट्री सिस्टम. क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम. बिकॉज हर ट्रांजैक्शन की एंट्री दो जगह होती है. द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डबल entry system. Double entry system. Very nice. Now let us go ahead. हम कहते हैं साहब, अब आगे मैं ये जो लाइन आपके सामने आ रही है ये आपको समझ में नहीं आएगी अभी हाल फिलहाल, हम बाद में और डिटेल में समझेंगे. यही हमारा काम है आज की क्लास में. कहते हैं एज पर दिस कॉन्सेप्ट whenever a transaction takes place, one account is debited and another account is credited. अब ये लाइन हमें समझ में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसमें कुछ शब्द हैं जो अभी तक हमने कभी पढ़े ही नहीं. इससे पहला शब्द है वन अकाउंट. व्हाट इज दिस अकाउंट? ये अकाउंट क्या होता है? फिर कहते हैं वन अकाउंट इज डेबिटेड. अकाउंट भी नहीं पता हो, ये डेबिटेड का मतलब भी नहीं पता हो. एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड. क्रेडिटेड का मतलब भी नहीं पता. तो ये लाइन अभी हमें अच्छे से समझ में नहीं आ रही. एक काम करते हैं, हम पहले इन तीनों शब्दों का मतलब समझते हैं और फिर वापस आएंगे इसी लाइन में. ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन आया व्हाट इज एन अकाउंट? ये अकाउंट होता क्या है? बेटा अकाउंट ना किसी भी चीज का रिकॉर्ड होता है. इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ एनी पर्सन और आइटम. किसी भी चीज या किसी व्यक्ति के रिकॉर्ड को हम अकाउंट कहते हैं. जब हम अकाउंटिंग करते हैं बेटा तो हर एसेट, हर लायबिलिटी, हर एक्सपेंस और इनकम का अलग अलग अकाउंट बनता है. देखो, इन अकाउंटिंग अ सेपरेट अकाउंट या रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड फॉर ईच एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम. एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम क्या होते हैं ये हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं. अब ये अकाउंट दिखता कैसा है, ये रिकॉर्ड दिखता कैसा है? कहते हैं दिस अकाउंट या रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड इन अ टी शेप्ड फॉर्मेट. कैसा फॉर्मेट? टी शेप्ड फॉर्मेट. ये देखो, ये बन गया टी शेप. जैसे ही बेटा हम अकाउंट को टी शेप में बनाते हैं, अकाउंट को ना हम ऐसे पूरा भी लिख सकते हैं अकाउंट, या फिर हम इसे ऐसे A/C भी लिख सकते हैं. तो अकाउंट जैसे ही हमने टी शेप का बनाया, इसकी दो साइड हो गई बेटा.
इसकी लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड और इसकी राइट साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। ओके, सो डेबिट का शॉर्ट फॉर्म DR, क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म CR। तो अब इस लाइन को पढ़ो। दिस अकाउंट इज मेंटेन्ड इन अ T-shaped format with the left side as debit या DR side and the right side as credit या CR side। अब समझ में आया अकाउंट क्या होता है? अकाउंट किसी भी चीज का रिकॉर्ड होता है। कैसे बनाते हैं इसे? टी शेप में बनाते हैं। जैसे ही टी शेप बनाते हैं तो इसकी दो साइडें हो जाती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब कोई तुमसे पूछे कि साहब डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो अभी हाल फिलहाल 11th में तुम्हारा जवाब यही होगा। 12th में जाके वी विल पॉलिश दिस आंसर और मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझाऊंगा कि भाई डेबिट और क्रेडिट एग्जैक्टली क्या होता है। बट अभी के लिए, बिगनर्स के लिए आप ये आंसर याद रखें और बिल्कुल सही है ये बात। अगर कोई पूछे व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट, तो आप बोलोगे डेबिट एंड क्रेडिट आर सिंपली टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट। एक अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। सो व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट? डेबिट एंड क्रेडिट आर टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट। कोई पूछे डेबिट क्या है? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। क्रेडिट क्या है? राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। इतनी सी बात। अब वो ऊपर जो कॉन्सेप्ट था, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, वो क्या कह रहा था हमसे? कह रहा था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, एक वन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब समझ सकते हैं हम इस लाइन। क्या कह रहा है ये लाइन? जब भी, ये सेंटेंस कह रहा है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, उसे एक अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा और दूसरे अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। देखो स्क्रीन पे तुम्हें दिख भी रहा होगा, मैंने लिखा है as per the dual aspect concept, when a transaction takes place, it is recorded on the debit side of one account and on the credit side of another account. इतना सा है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, उसे एक अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे और दूसरे अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है। जो हमारा एग्जाम्पल था ना, फर्नीचर परचेज फॉर कैश 5000, तो फर्नीचर अकाउंट में हमने डेबिट साइड पर लिख दिया और हमने कैश अकाउंट में उसको क्रेडिट साइड पर लिख दिया। ठीक है, राइट। अब एक और सवाल खड़ा हो जाता है और ये आपके मन में भी आना चाहिए। आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन से अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखना है और कौन से अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखना है। दैट इज द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें कैसे पता कि कौन से अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखना है और कौन से अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखना है। ठीक है, इसका जो बेटा आंसर है, दैट लाइज इन समथिंग दैट वी फॉन्डली कॉल एज रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं हम? रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। ये रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हमें बताएंगे कि किसी अकाउंट को हमें डेबिट करना है या किसी अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। So these are some rules. There are some rules which tell us which account should be debited and which account should be credited. कोई तुमसे पूछे ये रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं? रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इन्हें हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग टेल अस, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग टेल अस which account should be debited, which account should be debited and which account should be credited, and which account should be credited। ये बताते हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कि कौन से अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखो और कौन से अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इन रूल्स के बारे में कि ये रूल्स होते क्या है। राइट, तो बेटा रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को कहने के दो तरीके हैं। सो देयर आर टू अप्रोचेस। टू अप्रोचेस का मतलब मैंने क्या बताया? दो वेज हैं कहने के। एक ही बात है, उसको दो अलग अलग तरीकों से कहा जा सकता है। क्या बोला मैंने? बात एक ही है, रूल्स एक ही हैं, उन्हें कहने के दो तरीके हैं।
कहने के तरीके क्या है, एक मॉडर्न तरीका और एक ट्रेडिशनल तरीका। तुम ध्यान रखो कि तुम्हारे टीचर को यानी कि मुझे मॉडर्न तरीका पसंद है। आई लाइक द मॉडर्न अप्रोच। भाई ट्रेडिशनल बेकार थी इसलिए तो मॉडर्न बने, ठीक है। तो द मॉडर्न अप्रोच इज टू द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इज बेटर। देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल फेस डिफिकल्टी इन अप्लाइंग द ट्रेडिशनल अप्रोच, पर मॉडर्न अप्रोच हर जगह लग जाती है। खैर मेरा काम है आपको दोनों पढ़ाना, मैं तो आपको दोनों पढ़ाऊंगा, पर ध्यान रखिएगा कि मॉडर्न अप्रोच मेरे हिसाब से बेटर है। मॉडर्न अप्रोच बेटा क्या करती है, ये हमें रूल्स बताती है एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम के हिसाब से कि कोई ट्रांजैक्शन है तो एसेट को अफेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, लायबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, इस तरीके से रूल्स बताते हैं। आओ देखिए मॉडर्न अप्रोच में सबसे पहला रूल जो है वो एसेट्स के लिए। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स कोई भी ऐसी चीज है जो फ्यूचर में हमें कैश दे या बेनिफिट दे। जैसे मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब प्रॉपर्टी होती है बिजनेस। इनफैक्ट हिंदी में तो एसेट्स को बोलते ही हम क्या है, संपत्तियां। तो मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, डेटर्स, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, जिन्हें हमने गुड्स उधार पे बेचे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, ये सब क्या है, एसेट्स है। एसेट्स के लिए रूल चलता है बेटा, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। क्या मतलब है भाई, अगर कोई एसेट का अकाउंट है आपके पास तो जाहिर सी बात है हर अकाउंट टी शेप में बनता है। तो कोई जो अगर एसेट का अकाउंट है, जैसे बिल्डिंग का अकाउंट है, तो उसकी दो साइडें होंगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर एसेट बढ़ेगा तो हम लिखेंगे डेबिट साइड पर, और अगर एसेट कम होगा तो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड पर। बस इतना सा रूल है। एसेट्स का रूल क्या है, अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट साइड पर लिखेंगे, अगर एसेट कम होगा तो क्रेडिट साइड पर। दैट्स इट। अगला रूल है लायबिलिटीज का। तो पहले तो ये सोचो कि लायबिलिटी होती क्या है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लायबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस की देयता। मींस जो पैसा तुम्हें बाहर वालों को वापस करना है उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी के एग्जांपल्स क्या है, लायबिलिटी के एग्जांपल होते हैं बेटा क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनसे हमने उधार पे माल खरीदा हुआ है। बैंक लोन मतलब अगर हमने बैंक से उधार लिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब खर्चे हो गए पर पे नहीं करे अभी तक, ये सब लायबिलिटी। इनफैक्ट कैपिटल को भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कैपिटल को भी हम लायबिलिटी के समान ही ट्रीट करते हैं। याद आई ये बात? चलो तो पढ़ते हैं रूल्स क्या लगता है कैपिटल के लिए, सॉरी लायबिलिटीज के लिए। लायबिलिटीज के लिए रूल लगेगा, इंक्रीज इन लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटीज इज डेबिटेड। अगर लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट साइड पर लिखना है, अगर लायबिलिटी कम हो तो डेबिट साइड पर लिखना है। ये लो, ये लायबिलिटी का अकाउंट है। अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, लायबिलिटी कम होती है तो हम डेबिट साइड पर लिखते हैं। ठीक है, ये रूल्स बहुत अच्छे से याद करने, क्योंकि अगर इनिशियल स्टेजेस में आपको रूल्स याद नहीं है तो आप जर्नल एंट्रीज वगैरह नहीं बना पाएंगे। रूल्स बहुत अच्छे से याद करना है बेटा, पूरी अकाउंटिंग इसी पे बेस्ड है कि क्या चीज डेबिट करनी है और क्या चीज क्रेडिट करनी है। प्लीज रिमेंबर। ओके, अब मैंने कहा था एसेट्स के लिए रूल हो गया, लायबिलिटीज के लिए रूल हो गया। तुमने देखा कि एसेट्स के लिए जो रूल है उसका उल्टा लायबिलिटीज के लिए। अब हमारा जो अगला रूल है बेटा वो एक्सपेंसेस के लिए। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खर्चे। सैलरी हुई, सैलरी देनी है तुम्हें, बिजनेस वाला सैलरी देता है अपने एम्प्लॉइज को, रेंट पे करता है, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, ये सब क्या है, ये सब एक्सपेंसेस हैं। पढ़ो, परचेज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंश्योरेंस कराना, सैलरी देना, वेजेस देना, एडवर्टाइजमेंट करना, फ्रेट, गुड्स को इधर से उधर ले जाने का खर्चा, इंटरेस्ट, पोस्टेज, स्टेशनरी, ये सब खर्चे हैं। और खर्चों के लिए, एक्सपेंसेस के लिए रूल चलता है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिटेड। अगर एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट साइड, अगर एक्सपेंस कम हो तो क्रेडिट साइड। ऑलराइट, ये लो एक्सपेंस का अकाउंट भी बना हुआ है, एक सैंपल हमारे लिए। क्या कह रहा है ये रूल कह रहा है अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट करो,
अगर एक्सपेंस डिक्रीज हो तो क्रेडिट करो, ठीक है, वेरी गुड। अब हमारा नेक्स्ट नियम जो है वो इनकम्स को लेकर है। इनकम्स कैसी कैसी हो सकती हैं भाई? गुड्स बेचना आपके लिए इनकम है, सेल, इंटरेस्ट मिलना आपके लिए इनकम है, कमीशन अगर मिल रही है तो वो इनकम है। तो दीज आर ऑल इनकम्स। कमीशन रिसीव्ड, सेल्स, डिस्काउंट मिलना, इंटरेस्ट मिलना, फीस मिलना, प्रॉफिट, ये सब एक इनकम्स के अकाउंट। इनकम्स के लिए रूल क्या चलेंगे? वो इनकम्स के लिए एक्सपेंसेस का उल्टा रूल चलेगा। क्या? इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन इनकम इज डेबिटेड। अगर इनकम बढ़े तो करो क्रेडिट, अगर इनकम कम हो तो करो डेबिट, राइट? ये हो गए हमारे मॉडर्न अप्रोच के सारे रूल्स। और जानते हो, मॉडर्न अप्रोच के रूल्स बताने के लिए पिछले साल एक बच्चे ने मुझे बड़ी अच्छी टेक्निक सिखाई। उसने कहा कि सर, ये रूल्स याद रखने के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, एलिस। मैंने कहा अच्छा, ये क्या शब्द है भाई? इसका कहना था कि एलिस का मतलब ये है कि अगर कोई एसेट्स हैं या कोई एक्सपेंसेस हैं तो हम एसेट्स को एंड एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? बढ़ने पर डेबिट करते हैं। अगर एसेट्स या एक्सपेंसेस बढ़ें तो उनके इंक्रीज को हम करते हैं डेबिट। वहीं उसका कहना था अगर कोई लायबिलिटीज या इनकम्स या कैपिटल भी लायबिलिटी के समान ही ट्रीट होती है। तो अगर कोई लायबिलिटी, कोई इनकम या फिर कोई कैपिटल, इसमें अगर इंक्रीज आता है तो इसमें आने वाले इंक्रीज को हम करते हैं क्रेडिट। ये उसने मुझे रूल बताया था, एंड विच इज वेरी नाइस, ठीक है? ये एलिस वर्ड ध्यान रखिए। एलिस में ए और ई, ऊपर और नीचे जो दो लेटर्स आ रहे हैं वो डेबिट होते हैं, और LIC यानी लायबिलिटीज, इनकम्स एंड कैपिटल जो है वो इंक्रीज होने पर क्रेडिट होते हैं। ओके, समझ में आई ये बात? चलो, तो अब क्या करेंगे हम लोग? मैं तुम्हारे लिए कुछ ट्रांजैक्शन लिखूंगा और फिर उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सोचेंगे कि भाई कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, और ये मॉडर्न अप्रोच वाले रूल्स लगाएंगे। तो लेट अस राइट सम एग्जांपल, ठीक है? आई होप यू विल कीप ऑन टेकिंग नोट्स अलोंग विद मी, ठीक है? पहला एग्जांपल ये है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। आपने 5 लाख रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट किया। ये पैसा बिजनेस स्टार्ट होने पर किसने दिया है बिजनेस को? ओनर ने दिया है। ये सोचो कि कौन कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि बिजनेस के पास एक तो आ रहा है कैश, और ये कैश बिजनेस को कौन दे रहा है? ओनर दे रहा है। ओनर जो पैसा देता है बिजनेस को, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं? तो कौन कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे? एक कैश अकाउंट अफेक्ट होगा और एक कैपिटल अकाउंट अफेक्ट। अब ये बताओ, बिजनेस के पास जो कैश है वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस, ओनर ने बिजनेस को कैश दिया। ध्यान रखो, अकाउंटिंग अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। बिजनेस के पास कैश आया, हाँ, बिजनेस के पास कैश आया। कैश एक एसेट है। कैश क्या है? एक एसेट है, और ये इंक्रीज हो रहा है। रूल लगाओ, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। कैपिटल क्या है? कैपिटल को हम एक लायबिलिटी के समान ट्रीट करते हैं, और ये लायबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। यही तो हमने रूल पढ़ा कि कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, एसेट बढ़े तो डेबिट, ठीक है? आओ नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब तुम लोग एक काम करना, जब वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले कि मैं बताऊं, देखो मैं तो फ्लो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बन रहा है, लेकिन तुम लोग क्या करा करो, पॉज करके पहले अपना लिख लो कि तुम्हारा आंसर क्या है, फिर चेक करो मेरे साथ कि वो ठीक है या नहीं। सेकंड ट्रांजैक्शन लिखते हैं।
परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, आपने अपने बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद लिया कैश देकर। अब सोचो जरा कि ऐसा करने से क्या क्या चीजें अफेक्ट होने वाली हैं तुम्हारे बिजनेस। एक तो बेटा कैश अकाउंट अफेक्ट होगा, कैश बाहर जा रहा है, यस, कैश एक एसेट है, एसेट बेटा डिक्रीज हो रहा है। हम जानते हैं अगर एसेट कम होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और दूसरा देखो, फर्नीचर का अकाउंट अफेक्ट होगा। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर भी हमारे लिए एक एसेट है, ये एसेट बढ़ रहा है, तो जब एसेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कई बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी में फर्नीचर अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट लिख जाते हैं। वो बच्चे अपनी कल की क्लास, या इससे ज्यादा मुझे कहना चाहिए पिछला वाला वीडियो ध्यान करें, मैंने बताया था परचेज में केवल वही गुड्स आते हैं जिसमें बिजनेस डील करता है। क्या हम फर्नीचर में डील करते हैं? नहीं, इसलिए हम परचेज अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे, ध्यान रखना है बात। अब तीसरा पॉइंट क्या है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000, 50,000 रुपए देके गुड्स खरीद लिए। अब ये बताओ, एक तो परचेज अकाउंट अफेक्ट होगा, भाई गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदने को क्या बोलते हो, कल पिछले वीडियो में पढ़ा था, गुड्स खरीदने को परचेज बोलते हैं। एक परचेज का अकाउंट अफेक्ट होगा, और एक कैश से गुड्स खरीदें तो कैश का अकाउंट अफेक्ट होगा। परचेज क्या है हमारे लिए, परचेज हमारे लिए एक खर्चा है, और खर्चा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, डेबिटेड, राइट। कैश क्या है हमारे लिए, कैश हमारे लिए एक एसेट है। अब जब गुड्स खरीदे तो कैश बाहर गया कि नहीं गया, कैश डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। समझ में आ रहा है कैसे हम लोग डेबिट और क्रेडिट पता करते हैं? बेटा ये रूल्स से ही करते हैं, आपको रूल्स बिल्कुल अच्छे से याद करने पड़ेंगे, और ऐसी कोई बड़ी चीज है नहीं रूल्स याद करने में, ठीक है। अब आता है हमारा चौथी एंट्री, लिखो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नीलेश ₹1 लाख। अब वो कह रहे हैं आपने नीलेश से गुड्स खरीद लिए, क्या नीलेश को कैश दिया आपने? नहीं दिया, इसका मतलब आपने नीलेश से गुड्स उधार पे खरीदे होंगे। बोलो हाँ, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बेटा परचेज अकाउंट जो है, आपने गुड्स खरीदे तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, परचेज तो हुई। परचेज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो हम क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं, करेक्ट। अब हमने नीलेश से गुड्स खरीदे और कैश नहीं दिया उसे, तो नीलेश हमारा क्रेडिटर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, उधारी हो जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगा नीलेश हमारी। अभी नहीं दिए पैसे तो क्या बाद में तो देने पड़ेंगे। तो नीलेश का जो अकाउंट है ये एक क्रेडिटर है हमारे लिए। क्रेडिटर यानी कि क्रेडिटर क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं। बताओ लायबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं, यस, नीलेश से हमने गुड्स उधार पे खरीदे तो नीलेश के प्रति हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं। लो पांचवा, आगे कहते हैं रिटर्न्ड गुड्स टू नीलेश, रिटर्न्ड गुड्स टू नीलेश ₹10,000। कुछ गुड्स आपको पसंद नहीं आया, आपने नीलेश से कुछ गुड्स खरीदे थे, ये गुड्स आपको पसंद नहीं आए तो आपने नीलेश को वापस कर दिए। आपने कहा नीलेश, ये नीलेश आपका सप्लायर है, आपने नीलेश से कहा साहब हमें पसंद नहीं है ये गुड्स। नीलेश ने कहा ठीक है वापस कर दो। अगर खरीदे हुए गुड्स वापस किए जाते हैं बेटा तो हम उसे क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हम उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा भी क्या कोई नाम है, हाँ एक नाम है परचेज रिटर्न का दूसरा, याद करो। जब परचेज रिटर्न हो रही है तो गुड्स बाहर जा रहे हैं दुकान के, आउटवर्ड जा रहे हैं, क्या नाम है, क्या नाम है, रिटर्न आउटवर्ड, यस।
परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न्स आउटवर्ड। चलो, तो एक मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या अकाउंट अफेक्ट होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट अफेक्ट होगा। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम भी लिख सकते हो, रिटर्न आउटवर्ड्स। और दूसरा अकाउंट किसका अफेक्ट होगा? नीलेश का, क्योंकि नीलेश को गुड्स वापस करें। अब परचेज रिटर्न क्या है? परचेज रिटर्न बेटा परचेज का उल्टा है, यानी आप कह सकते हैं कि ये दिखाता है कि एक एक्सपेंस कम हो रहा है। भाई गुड्स खरीदना आपका खर्चा, अब गुड्स आपने वापस खरीदी है तो खर्चा कम हो गया या नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो ये दिखाता है कि आपका एक एक्सपेंस जो है वो डिक्रीज हो गया, और हमने रूल पढ़ा है डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिटेड। दूसरी बात बेटा, नीलेश को आपने गुड्स वापस किए, नीलेश आपका क्रेडिटर था, नीलेश आपका क्रेडिटर था, लायबिलिटी थी आपकी। अब आप एक बात बताओ, अगर किसी सप्लायर को, क्रेडिटर को गुड्स वापस कर दोगे, तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब बिल्कुल हो जाएगी। पहले 1 लाख के गुड्स खरीदे, अब 10,000 वापस कर दिए, बताओ लायबिलिटी कम हो गई कि नहीं हो गई? अब तो 90,000 रुपीज ही देने हैं उसे। यस, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। हम क्या जानते हैं? डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड। बेटा समझ में आ रहा है कि रूल्स कैसे लगाए जाते हैं? यस। अब देखो अगली बात, 6 पॉइंट कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 80,000 रुपीज के गुड्स आपने कैश पे बेच दिए। बताओ जब आप गुड्स की सेल करते हो तो आपके पास तो कैश आएगा। हाँ सर कैश आएगा, और कैश ये सेल आपके लिए क्या है? इनकम है या नहीं है? बिल्कुल। तो दो अकाउंट्स कौन कौन से अफेक्ट होंगे? एक सेल्स का अकाउंट अफेक्ट होगा और एक कैश का अकाउंट अफेक्ट होगा। सेल्स क्या है तुम्हारे लिए? सेल्स तुम्हारे लिए इनकम है, और बढ़ रही है इनकम। इंक्रीज इन इनकम इज, हमने क्या रूल पढ़ा है? इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड। दूसरी तरफ कैश अकाउंट, कैश क्या है तुम्हारे लिए? एसेट है। अब जब सेल हो रही है तो कैश भी आ रहा है तुम्हारे पास, कैश इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। करेक्ट। लो आगे देखो, एक और ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू देवांश रुपीज 1 लाख। आपने देवांश को 1 लाख रुपए के गुड्स बेच दिए। अब क्या लिखा है यहां पे कैश पे बेचे? नहीं। अगर आपने देवांश को 1 लाख रुपए के गुड्स उधार पे बेचे हैं तो देवांश क्या बन जाएगा? आपका डेटर बन जाएगा। सोचो कौन कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। एक तो गुड्स बेच रहे हो आप, आपकी इनकम हो रही है सेल्स, सेल्स आपके लिए इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रही है। अगर इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। दूसरा बेटा देवांश, देवांश जो है आपका डेटर बन रहा है, क्योंकि अभी गुड्स आपने से उधार पे बेचे हैं, और डेटर क्या होते हैं? एसेट होते हैं। एसेट जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। ठीक है, तुम लोग को समझ में आ रही हैं ये चीजें? तो इसी के साथ लेट अस एंड आवर क्लास टुडे। बेटा ये रूल्स याद करो, इन ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई करो, और फिर हम लोग मिलेंगे अब अपने अगले वीडियो। थैंक यू बेटा।